हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट ऑफ मास m and radius capital R in a circular orbit of radius small r. From Kepler's third law, about the period of satellite around a common central body, square of the time period of revolution t is proportional to the cube of the radius of the orbit r. Show using dimensional analysis that this. With the help of dimensional analysis हमें ये बताना है कि भाई ये इक्वेशन बेसिकली हमें डराइव करनी है। k इज डायमेंशनलेस, ये जो k है कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है। यहां देखो एक सैटेलाइट है, ये मान लो एक जो है प्लैनेट है जिसका मास है m। इस प्लैनेट का मास है m और इस प्लैनेट की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। एक सैटेलाइट जो है इस प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और ये किस रेडियस से रिवॉल्व, मतलब किस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है r। ये ऑर्बिट है, इसको बोलेंगे ऑर्बिट। ये सैटेलाइट जो है रेडियस स्मॉल r वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। तो इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा, ये हमें बताना है, ये हमें प्रूव करना है कि टाइम पीरियड ये होगा। क्लियर है? तो केपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, देखो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी, यानी कि इसको एक पूरा चक्कर लगाने में मान लो टी टाइम लगता है, कैपिटल टी टाइम। तो ये जो टाइम टी का स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर जो रेडियस है उसकी क्यूब के। ये केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है। केपलर्स लॉ ये बोलता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑर्बिट की रेडियस के क्यूब के। क्लियर है? ये हम जो है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी यहां पर इतना ही समझो। जो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये केपलर्स लॉ है। ठीक, अब आप इस इक्वेशन में देखो आपको क्या क्या टर्म दी हुई है। ये कैपिटल आर दैट मींस प्लैनेट की रेडियस, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दिया है। के आपका कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये स्मॉल आर हो गया। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड एक तो स्मॉल आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कैपिटल आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? टाइम पीरियड जो है स्मॉल आर, कैपिटल आर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो टाइम पीरियड जो रेडियस और ग्रेविटी के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है इसको हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, बट अभी हम यहां देख सकते हैं कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड स्मॉल आर के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, क्योंकि ये केपलर्स लॉ बताता है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। लेकिन ये कैपिटल आर और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये हमें इस रिलेशन से पता चल रहा है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जब ये टाइम पीरियड इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा और सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, ये प्रूव करना है। क्लियर है? तो यहां से हम ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है प्लैनेट की रेडियस पर और जी पर भी। ठीक है, इसको इसकी पावर a कर देते हैं, इसकी पावर b मान लेते हैं। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को कंबाइन कर दो, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r 3/2, r की पावर 3/2 और कैपिटल R की पावर a और g की पावर b। अब अगर मैं यहां से a और b की वैल्यू निकाल पाऊं तो मैं ये बता पाऊंगा कि टाइम पीरियड इसके इक्वल होगा। क्लियर है? तो बेसिकली अब हम डायमेंशनल एनालिसिस का जो है फॉर्मूला लगा देंगे। तो कैसे करेंगे आगे देखते हैं। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r की पावर 3/2, कैपिटल R की पावर a एंड g की पावर b। क्लियर है? ये रिलेशन हमने लिख लिया यहां से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। भाई डायमेंशनल फॉर्मूला लगा लो, या ऐसा कर लेते हैं पहले
ये लिख लेते हैं m0 L0 t की पावर 1, ये इक्वल टू का निशान लगाएंगे और ये कांस्टेंट आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। r रेडियस है तो लेंथ की पावर 3/2 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ये भी रेडियस है, इसका मतलब लेंथ है, लेंथ की पावर a लिख सकते हैं यहाँ पर। g LT-2 है ना, g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा LT-2, इसकी पावर हो गई b। तो अब इस तरह से लिख सकते हैं k इंटू l की पावर, m की पावर तो यहाँ है ही नहीं कोई, l की पावर a प्लस 3/2 है ना, इस पावर को और इस पावर को ऐड कर दिया और ये वाली पावर भी ऐड हो जाएगी प्लस b। क्लियर है, t की पावर -2b। क्लियर। अब ये पावर को क्या करेंगे हम इक्वेट कर देंगे, सभी की पावर को इक्वेट कर देंगे। m की पावर तो है नहीं, l की पावर 0 है, यानी कि a प्लस 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां से हम लिख सकते हैं -2b इज इक्वल टू 1, टाइम t की पावर को भी इक्वेट कर दिया तो b की वैल्यू आ गई -1/2। इस b की वैल्यू को उठा करके यहां रख देंगे, a प्लस 3/2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2 ये प्लस में है, 2/2 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें a क्या मिलेगा -1। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू आ गई -1/2। क्लियर है। तो यहां से हमारी जो रिलेशन बनेगी t इज इक्वल टू, हम इस तरह से लिख सकते हैं k इंटू r की पावर 3/2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटू कैपिटल R की पावर a, दैट मीन्स कैपिटल R की पावर -1, ठीक है, और g की पावर b, दैट मीन्स -1/2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं k इंटू स्मॉल r की पावर 3/2 अपॉन में r इंटू जी की पावर 1/2। क्लियर है, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। तो अब जो है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये k हो गया, ये 1/r हो गया और स्क्वायर रूट कर देंगे स्मॉल r अपॉन में g, इस r की पावर हो गई, ये r की पावर स्मॉल r की पावर हो गई 3, है ना। ये हो गया टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, k/r स्क्वायर रूट ऑफ r³ अपॉन में g, बिल्कुल सही है, यही आंसर आया है। ठीक है, क्लियर है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, जिसके अंदर हम कोई भी फॉर्मूला डेराइव करते हैं, ये वो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। तो विद दैट एनालिसिस हमने जो है टाइम पीरियड को निकाला, वो आया k कांस्टेंट है, k/R स्क्वायर रूट ऑफ r³ अपॉन में g, ये हमारा आंसर आया। क्लियर है।